बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक छोटी सी आपके सामने मामला रख देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए मामला कि ये है क्या। ये जो चौधरी शुगर मिल का केस चल रहा है जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा की ज़मानत मनसूख करवाए जाने का जो है वो नैब कोशिश कर रहा है। एक तो नैब ने ज़्यादती की। नैब को ये चाहिए था जब मरीम नवाज़ साहिबा कोऑपरेट नहीं कर रही थी तो तब अदालत में जाता। वो बड़े लंबे अरसे तक अदालत में नहीं गया। जस्टिस या तो होता है या नहीं होता, सेलेक्टेड नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मरीम नवाज़ साहिबा को उस वक्त बुलाएं जब वो इदारों पे ज़्यादा अटैक कर रही हों और उस वक्त आप ना बुलाएं जब वो इदारों पे नहीं किसी और पे अटैक कर रही हों। तो ये नैब का ये वाला किरदार जो है वो मशकूक नज़र आया। लेकिन इस बीच में नैब ने मरीम नवाज़ को बुलाने की कोशिश की। एक दिन तो वो गई और फिर उसके बाद दोबारा जब वो गई तो वो पत्थर और डंडे लेकर गई और उसके बाद फिर नैब की दोबारा जुर्रत भी नहीं हुई उनको बुलाने की। और एक दफ़ा खबर आई थी कि मरीम नवाज़ साहिबा को नोटिस भेजा जा रहा है नैब की जानिब से, लेकिन फिर वो वापस ले लिया गया। और अब ये सूरत पैदा की गई है कि हाई कोर्ट से रब्ता किया जा रहा है कि इनकी ज़मानत खारिज करें। ये केस है क्या, ज़रा आपको बहुत आसान करके मैं समझा देता हूँ। साल 1991 में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और उनके तीसरे भाई अब्बास शरीफ साहब ने, इन तीनों ने मिलकर एक मिल बनाने का फैसला किया जिसका नाम था चौधरी शुगर मिल। उस वक्त इन्होंने कहा कि ये मिल लगभग 80 करोड़ रुपए की बनेगी। उस वक्त इन्होंने कहा, और ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। तो 15 करोड़ रुपए तीनों भाइयों ने डाला, 5-5 करोड़ रुपए तीनों भाइयों ने डाला। उस वक्त इनके पूरे ख़ानदान की जो इनकम थी, जो इन्होंने शो की थी, मियाँ अब्बास शरीफ साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, मियाँ नवाज शरीफ साहब की और मियाँ शरीफ साहब की, वो भी लाखों में बनती थी, 1 करोड़ से भी कम थी। उस वक्त इन्होंने 15 करोड़ रुपया कहाँ से मैनेज किया इसके बारे में आज तक पता नहीं चला। फिर एक ऑफशोर कंपनी हुआ करती थी शेड्रोन जर्सी लिमिटेड। ये जो कंपनी थी, इस कंपनी ने इनको उधार पैसा फराहम किया। स्टेट बैंक में स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए और स्पेशल इजाजत ली गई और स्पेशल तरीके से ये जो 70 करोड़ रुपया था, ये पैसा बरतानिया की एक ऑफशोर कंपनी शेड्रोन जर्सी लिमिटेड, वहां से ये पैसा उधार के तौर पे पाकिस्तान आ गया। ये पैसा आज तक शरीफ खानदान ने वापस करने का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया। यहाँ पे 80-85 करोड़ रुपया जमा हो गया, एक मिल बन गई। फिर 1999 में इस मिल के कुछ शेयर्स खरीद लिए और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उस दौर में जो अपना हिस्सा था उसके शेयर्स अपने बच्चों के नाम कर दिए। 1991 में नवाज शरीफ साहब ने हुसैन नवाज के और हसन नवाज के और मरीम नवाज के नाम कर दिए। 1999 में एक अरबी था जिसका नाम था सईद बिन जबर अल सऊदी। सईद बिन जबर अल सऊदी नाम का एक अरबी था। उसने $6 मिलियन पाकिस्तान में भेजे नवाज शरीफ साहब की जिलावतनी से 3 दिन पहले, और उसके बदले में उसको 1 मिलियन के जो हैं वो शेयर्स, 1 मिलियन शेयर्स उसको दे दिए गए। इस मिल के $6 मिलियन उसने पाकिस्तान भेजे थे। ये एक अरबी था और क्लेम इन्होंने ये किया कि जनाब इस अरबी को हमने बेच दिया है, हमने कुछ जो मिल के शेयर्स हैं वो इस अरबी को हमने बेचे हैं। बाद में जब इस अरबी का इंटरव्यू किया गया तो इसने बताया कि मेरे साथ हुसैन नवाज साहब ने कुछ कारोबार करना चाह रहे थे, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे बरतानिया से लाके, और वो पैसे बाद में मुझे उन्होंने कहा कि आप हमें पाकिस्तान में वापस कर दें। मैंने कभी भी उस मिल के शेयर नहीं खरीदे और ना मैं कभी चौधरी शुगर मिल का हिस्सा रहा हूँ, मुझे इसका पता भी नहीं है। मैंने तो उनसे जो पैसे लिए थे जो बरतानिया से आए थे वो पाकिस्तान पहुँचा दिए उनके अकाउंट में। इसी तरह नासिर लोथा साहब जो इस वक्त एक गवाह बन चुके हैं इस केस में, उनके साथ नवाज साहब ने बकौल उनके एक डील की थी कि आप मुझे प्रॉपर्टी का बिजनेस करवा के दें दुबई में। तो वहाँ इंग्लैंड से पैसे गए थे दुबई में और ये भी मिलियंस डॉलर, यानी $5 मिलियन थे ये। और ये पैसा नासिर लूथा साहब के पास पहले रहा कुछ अर्सा। फिर नासिर लूथा साहब ने कहा कि हुसैन नवाज ने कहा कि मैं कारोबार नहीं करना चाहता आपके साथ, आप ये पैसा मुझे वापस कर दें। तो मैंने कहा कहाँ वापस करूँ, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में कर दें। तो वो पैसा भी फिर वहाँ से आ गया चौधरी शुगर मिल में, और वहाँ पे भी इन्होंने शो किया कि जैसे ये नासिर लूथा ने कुछ इनसे शेयर्स खरीद लिए हैं। बाद में नासिर लूथा के वो शेयर और वो जो अरबी था, उन दोनों के शेयर एक के हुसैन नवाज के नाम पे आ गए, एक के मरीम नवाज के नाम पे आ गए, और उनको पैसे वापस करने का कोई रिकॉर्ड आज तक फराहम नहीं कर सके। जैसा कि शेड्रोन जर्सी लिमिटेड जो ऑफशोर कंपनी थी, उसका 70 करोड़ भी वापस करने का आज तक कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इस बिना पर यह केस सुना जा रहा है और इसके सवालात पूछे जा रहे हैं। इन सवालात के जवाब नवाज शरीफ साहब बकौल नैब के, नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज साहिबा नहीं दे पा रहे थे और वो दे भी नहीं पाए, और बारहा उन्होंने कहा कि हम रिकॉर्ड लेकर आते हैं, लेकिन रिकॉर्ड आज तक नहीं आ सका है। और जब लास्ट टाइम मरीम नवाज साहिबा गई तो फिर वहाँ पे
पथराव और झगड़े वाली कैफियत हो गई। ये वो केस है जिसके ऊपर सारा मामला खड़ा है। तो कानूनी केस को कानूनी रखें और पॉलिटिकल मामलात को पॉलिटिकल रखें। नैब भी पॉलिटिकल मामलात के अंदर अपने आप को ना डाले और इस बुनियाद पे कि जनाब हम जमानत खारिज करवाने नहीं जा रहे क्योंकि सियासत वो कर रही थी और उनके सियासी मामला चल रहे थे और उनके इलेक्शन चल रहे थे। नैब का इससे क्या ताल्लुक? आप एहतसाब कीजिए। इसी तरह जो कानूनी मामलात हैं उनको कानूनी रहने दिया जाए। जिन लोगों के कानूनी मामलात हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को उनके कानूनी मामला से डिस्टेंस करें और उनको कहें कि जनाब आप जाके अपना कानूनी मामला तो हल करें खुद। इसी तरह जैसे मैं चाहता हूं, रूल ऑफ लॉ तो ये होता है ना कि वो जो मानिका साहब है, खावर मानिका, उन्होंने धड़ाधड़ फायरिंग में बेटे की शादी पे, खातून अव्वल के बेटे हैं वो इब्राहिम मानिका, उनकी बेटे की शादी पे खावर मानिका साहब ने इतनी फायरिंग की, एक दफ़ा तो गिरते गिरते बचे हैं वो, और अंधाधुंध एरियल फायरिंग की है, लाइव बुलेट्स फायर कर रहे हैं ऑटोमेटिक वेपन से, और वेपन चलाने भी नहीं आते, उनको कंट्रोल करना भी नहीं आता और फिर भी फायरिंग कर रहे हैं। तो इस पर मुकदमा बनता है। एक लम्हे के लिए सोचिए अगर ये फायरिंग की होती निहाल हाशमी साहब के बेटे ने किसी शादी पे, या निहाल हाशमी साहब ने अपने बेटे की शादी पे की होती, मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं, या मेरे साथ अखूनज़ादा चट्टान साहब मौजूद हैं, अगर इन्होंने की होती अपने किसी बच्चे की शादी के ऊपर, तो पीटीआई वालों ने मिसालें दे देकर तबाही फेर देनी थी। लेकिन ना उस्मान बुज़दार के कान पे जूं रिंग रही है, ना आईजी पंजाब को कोई हिलजुल हो रही है, और ना कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस से नोटिस लिया जा रहा है, क्योंकि ये खावर मानिका का बेटा है और खातून अव्वल का बेटा है, लिहाजा उसकी शादी पे फायरिंग जो है वो जायज़ है। तो ये दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा संभाल के रखें, आप अपने पास संभाल के रखें जब तक कि आप FIR करके गिरफ्तार नहीं कर लेते खावर मानिका को, और हमें उसी तरह फुटेज जारी नहीं करते जिस तरह आप एक आम आदमी को या अपोजिशन के बंदे को गिरफ्तार करके उसकी फुटेज जारी करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये इम्तिहान है आपका अगर आपने एक पाकिस्तान बनाना है तो। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करवाता हूँ, दो तो आपने देख ही लिए, निहाल हाशमी साहब, अखूनज़ादा चट्टान साहब, और PTI से हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, सिर्फ सिंपली आप मुझे बताएं कि खावर मानिका को ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि वो अगर क्राइम भी करे तो वहाँ की पुलिस से हम लोगों ने रब्ता किया और वो पुलिस वाले हंस के टाल देते हैं, सर बात ही नहीं सुनते। वो कहते हैं सर कोई और बात करने छोड़ें, दफ़ा करें, हंसते हैं आगे से और मजाक में बात को टालते हैं। ये क्या चल रहा है सर पंजाब में? यही तो शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, उनके बच्चे यहाँ पे जाते थे, उनकी बेगमात जाती थी तो ट्रैफिक बंद हो जाती थी। इसी बात पे तो गुस्सा था सबको कि वो एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल लेते थे, एक्स्ट्रा इंजते थे चीज़ों को, कानून से बालातर थी उनकी फैमिली। तो वही तो सब कुछ दोबारा हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ा सर? पहली चीज़ तो ये है बड़ी सी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ और हम दो नहीं एक पाकिस्तान की बात करते हैं। और मैं आज फिर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से और अपनी पार्टी में इस बात को कहने में कोई आर महसूस नहीं करता कि हमारी पार्टी में चाहे वो वजीर हो, चाहे वजीर का रिश्तेदार हो, वी बिलीव कि नो वन इज अबव द लॉ। और अगर कोई लोग इस सिचुएशन से फ़ायदा उठा के PTI को बदनाम कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। जो एक्शन ड्यू है एज पर लॉ वो होना चाहिए। अगर खावर मानिका साहब ने ये लॉ ब्रेक की है जिसमें फायरिंग नहीं अलाउड और उनके वीडियोस अवेलेबल हैं, तो ही शुड बी ब्रॉट, हॉल्ड अप एंड आस्क्ड कि भाई आपने ये सब क्यों किया। यहाँ दो निज़ाम नहीं चलने चाहिए, और अगर दो निज़ाम चलते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक काम नहीं करे। कम से कम आपने कंडेम किया, कम से कम आपने रूल ऑफ लॉ की बात की, कम से कम आपने ये कहा कि इसमें इंसाफ होना चाहिए। निहाल हाशमी साहब, मैं आपसे तवक्को कर सकता हूँ, आपको मैंने पूरी कहानी सुनाई है शुगर मिल की। इन सवालों के जवाब जो नैब वाले मांग रहे हैं, चलें ये मान लेते हैं कि विक्टिमाइजेशन, सारा कुछ, बहुत सारा गंद और पॉलिटिक्स होगी इसके अंदर, लेकिन सर इन सवालों के जवाब तो किसी को देने हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे देता हूँ, आज से थोड़े दिन पहले बाकायदा ये सवालात हुसैन नवाज और हसन नवाज को भी भेजे गए हैं बरतानिया में, और उनके जवाब भी नहीं आए अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, आप हमारे बारे में जो कहें, जो आप ब्रीफ होल्ड कर लें नैब की मुझे कोई इतराज नहीं है। हमें आपकी मजबूरी का अंदाजा है, इदराक है, मगर खुदारा मेरे भाई, ये जो आप सरकारी पार्टी के ऊपर इस तरह से हमलावर हो रहे हैं, ये ना कीजिए, आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी। जो अच्छा, मैं अपनी सेहत का खुद ख्याल रखूंगा।
हम पे तो आप मातून करना चाहें करें, नैब की बात करना चाहें नैब की बात करें, 99 की करें, 91 की करें, शुगर मिल के करें, शरीफ खानदान की करें, जो चाहे करें, हम अदालत में जवाब देंगे और जवाबदेह हैं और देते रहेंगे और देते रहे हैं। ये तो आप रिकॉर्ड की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ना कोई किक बैक लिया, ना कोई करप्शन की है, अकामा में निकाला गया उनको, ठीक है। तो वो अपनी जगह, मगर ये आप बहुत आग से खेल रहे हैं। आपने जो ये फायरिंग वायरिंग का जिक्र कर दिया, ये भाई इससे परहेज करें, कोई और सब्जेक्ट पे बात नहीं, मैं संभाल लूंगा सर। प्रॉब्लम्स होंगे यार, आप अपना जवाब दें, उनको मैं संभाल लूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं कर लेंगे उनको सर, आपको नहीं, इनको नहीं। पहले भी बिल्कुल सर बात ये है निहाल भाई, प्रोग्राम किया था, निहाल भाई आपके लिए बड़े प्रॉब्लम हो गए थे और हम तकलीफ। निहाल भाई आपको निपटा है, इनको आपको देखा, इनको भी देख लेंगे, कोई बात नहीं, खैर है। ये सर बादशाह सलामत लोग हैं, ये जो चाहे करें यार, फायरिंग करें, तोप चलाएं, करप्शन करें, इनको आप कौन होते हैं पूछने वाले यार? कौन पुलिस वाले की आप पीछे क्यों पड़ गए कि जी एफआईआर रजिस्टर्ड करो? बेचारे पुलिस वालों को पहले आपको याद नहीं है जो हुआ था जमील गुज्जर साहब के साथ? आप फिर यार खुदा नो मानो यार, कोई पुलिस वालों के खिलाफ क्यों पड़ गए हो कि आप एफआईआर प्रॉब्लम में रहोगे, उन बेचारे पुलिस वालों को भी डाल दोगे? पिछला रिकॉर्ड याद करो यार। चट्टान साहब, आप इन दोनों मामलात पे कोई रोशनी डालें तो आप डाल दें, फिर आपके अपने मामले की तरफ बाद में आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अच्छा है कि आप मेरे वाले मामले पे आ जाए, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त तो आपको निहाल हाशमी साहब ने किया। एक दरख्वास्त मेरी तरफ से भी है कि ये शमीम नकवी साहब ये ईमानदार बंदा है और पहले से बहुत मसाइल में है और बहुत से प्रॉब्लम में है, तो इनसे इस तरह के सवालात नहीं पूछिए, क्योंकि ये सच बात करते हैं और हक बात करते हैं और इसकी उनको काफी सजा भी मिली है। अब तो आप दोनों ने गवाही दे दी है इनके सच और हक बोलने की। अब अगली 2 ब्रेकों में जो ये बोलेंगे उसको भी तस्लीम करना होगा आप दोनों को। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस बेचारे को इम्तिहान में नहीं डालूं, उसको मजबूर नहीं करूं कि वो लाइन इतनी मुश्किल सवाल नहीं पूछूं। चले, मैं अब सवाल असली जो पॉलिटिकल मामला था उनकी तरफ हैं, और ये खालिसतन कानूनी मामले हैं। अब इसमें सवाल उठता किसकी तरफ है? जहां आग होती है वहीं से धुआं उठता है, और आग लगी है जनाब ननकाना साहब में। वहाँ पे एक गांव है, उस गांव पे एक डेरा है, वहाँ फायरिंग हुई, सारी दुनिया ने सुनी है, उसकी फुटेज सारी दुनिया ने देखी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई आंखें बंद करके बैठा रहे। कहाँ है कानून? कहाँ है रिट ऑफ द गवर्नमेंट? क्या ताकतवर के घर की लौंडी है? ये सवाल तो हम पूछेंगे, दोबारा भी पूछूंगा। एक ब्रेक ले लें, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन। अब मैं पहले निहाल भाई आपके पास आ जाता हूँ, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने साफ कहा है कि मेरी वालदा से मैंने ये सीखा कि इस्तीफे और बाइकॉट नहीं करना, सिस्टम के अंदर रहकर लड़ाई लड़नी है। जबकि फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब वो ये चाहते हैं कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए। कल पीडीएम का एक बड़ा अहम इजलास है और उससे पहले एक तनाव बना हुआ है, दोनों तरफ के लोगों का अपना बड़ा एक स्टिफ किस्म का मौक़िफ़ है। तो निहाल हाशमी साहब, आप ये बताइए कि अगर इस्तीफ़े नहीं देते या इस ऑप्शन को अडॉप्ट नहीं करते तो फिर बगैर नतीजे के लॉन्ग मार्च होगा, क्या फ़ायदा उसका? इमरान भाई देखिए, हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ है, हर अपने एंगल अपने चश्मे से देख रहे होते हैं। हम उनके मौक़िफ़ का एहतराम करते हैं, उनके जज्बात तजुर्बात का हमारा अपना तजुर्बा है, उनका अपना तजुर्बा है। वो अपने तजुर्बे पे करें हम, और हम दोनों अपने अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। ये कोई वो नहीं है, ये पीडीएम एक इलास्टिक की तरह है जिसमें बहुत गुंजाइश होती है खींचने की। माजी में भी जो गवर्नमेंट का काम है कि लोगों का महंगाई खत्म करे, रोजगार दे, मकान दे, मगर वो एक काम पे लगी हुई। वो डेली कहती है कि जी पीडीएम खत्म हो चुकी है। देखिए, ये असल पाकिस्तान का इशू नहीं है। ये इशू होना चाहिए गवर्नमेंट पाकिस्तान का कि महंगाई का खात्मा हो गया, अब पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, अब बिजली की कीमत। हम अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे। हम समझते हैं कि एक ऐसा पार्लियामेंट जहां पे एक ऐसा हाउस लीडर है
जो इस तरह से तकारीर करता है, अपने मुखालफिन को जिस तरह से एड्रेस करता है, लोगों को चोर डाकू कहता है, एक बात नहीं करता है महंगाई के खात्मे के लिए, पार्लियामेंट के अंदर फॉरेन अफेयर्स को डिस्कस नहीं करता है, इंटरनल अफेयर्स को डिस्कस नहीं किया था। एक ऐसी हुकूमत जिसकी मईशत उसके हाथ में नहीं है, IMF के हाथ में है, अब ऐसी हुकूमत को चलने नहीं देना चाहिए। और फिर अगर चल भी रही है तो फिर हम उसका पार्ट एंड पार्सल नहीं बने। जिस पार्लियामेंट में हम बैठे हुए हैं उस पार्लियामेंट में हमारी इनपुट होनी चाहिए, हमारी कोशिशें, हमारी काविशें होनी चाहिए। मगर इस पार्लियामेंट में अगर कोई इजलास ना बुलाता हो, जिस पार्लियामेंट को ऑर्डिनेंस के जराए चलाया जाता हो, तो फिर मैं भी कहूंगा अखुंदजादा चट्टान साहब से कि ये सारी चीजें के बहुत मौजूद लोग हैं कि जनाब अगर पार्लियामेंट की अफादियत खो रही है, अगर ऑर्डिनेंस को मकबूल किया जा रहा है, अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को मकबूल किया जा रहा है, अगर पार्लियामेंट को सिर्फ रबर स्टैम्प बना के आप रखते हैं, अगर पार्लियामेंट के अंदर आप दाखिली, खारजी और माशी पॉलिसीज को डिस्कस नहीं करते हैं, अगर पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके मुल्क को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते हैं, अगर पार्लियामेंट को पाकिस्तान के यूनिटी का प्लेटफॉर्म नहीं बनाते हैं, तो फिर उस पार्लियामेंट में रहना चाहिए कि नहीं। देखिए, आपको याद होगा मोहम्मद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बारह आती थी, हर डायलॉग में, हर डिस्कशन में, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता था मियां साहब के दौर में। हर सेशन में सारे पार्टी के जो लोग होते थे वो बैठते थे, उनकी तजावीज आती बढ़ती थी। सर, एतजाज एहसन साहब का लतीफा याद है आपको? वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को जो सुनाया था कि मियां नवाज शरीफ साहब कभी पार्लियामेंट को कोई अहमियत या हैसियत नहीं देते थे, सिर्फ उन्होंने तब दी जब वो फंसे। एक मिनट, हम ये लॉन्ग मार्च अपने लिए नहीं कर रहे, हम ये लॉन्ग मार्च इस मुल्क के अवाम के लिए कर रहे हैं, इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, धरना इस मुल्क के गरीब अवाम की महंगाई के खात्मे के लिए दे रहे हैं। ठीक है अखुंदजादा चट्टान साहब, ये तो फिर वो कह रहे हैं मौलाना फजल को कोई फायदा ही नहीं है लॉन्ग मार्च का, अगर आपने इस्तीफे ही नहीं देने। पहले आप कहते थे इस्तीफे एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद है, हम वक्त आने पे देंगे। अब आप कहते हैं कि इस्तीफे तो ऑप्शन है ही नहीं। मरियम यानी ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, मैंने सीखा कि हमने बाइकआउट नहीं करना और इस्तीफे नहीं देने, हमने हमेशा सिस्टम के अंदर रहकर एक लड़ाई को, पार्लियामेंट का एक सिस्टम है ना, उसमें रहकर लड़ना है। तो सर ये तो बुनियादी इख्तलाफ हो गया, बुनियादी। देखिए जी, इख्तिलाफ तो कोई नहीं है, इख्तिलाफ राय है। और जाहिरी बात है कि एक पार्टी में भी मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ राय होते हैं और इख्तिलाफ राय मौजूद होते हैं। हमारा CAC का मीटिंग हो तो इसमें हर एक का अपना राय होता है। हम तो मुख्तलिफ जमातें हैं, हमारे मुख्तलिफ राय हो सकते हैं, लेकिन फैसला जो है वो PDM के प्लेटफार्म पे होगा। और अभी तक शुरू ही दिन से आप देख रहे हैं कि कुछ मीडिया और ये कराई के जो तर्जुमान है वो सारे कह रहे PDM आज फूट पड़ रहा है और कल PDM खत्म हो रहा है और तरसों खत्म हो रहा है और कभी शिन से नून निकाल रहे और कभी पीपल्स पार्टी को PDM से निकाल रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाकी इख्तिलाफात अपनी जगह पे, लेकिन 4 चीजों के लिए हम बिल्कुल मुतफिक है और मुतफिका तौर पे इसके लिए जदोजहद करेंगे। आइन की बालादस्ती के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कि इस मुल्क में जो आइन हमने बनाया है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हर इदारे के इख्तियारात का तयन है, इसमें हर इदारे के काम का तयन है, हर इदारा अपना काम करे। आइन की बालादस्ती। दूसरा ये कि इलेक्शन हुकूमतें बनेंगे वोट के जरिए, जो अब मुल्क के आइन ने आवाम को ये वोट का हक दिया है, तो मुल्क में हुक्मरानी का हक वोट के जरिए होना चाहिए। और एहतिसाब का एक इस तरह का इदारा जो क्रॉस द वोट सबका एहतिसाब करे, जज का भी एहतिसाब करे, जर्नल का भी एहतिसाब करे, जर्नलिस्ट का भी एहतिसाब करे। ये मिसाक पाकिस्तान पे हम तमाम लोग मुतफिक है और जो भी फैसले होंगे वो मुतफिका तौर पे होंगे। जब PDM समझेंगे कि इस हुकूमत के खात्मे में इस्तीफा सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो हमने तो सबसे इस्तीफा लिए हैं सारे। चट्टान साहब महसूस ये होता है कि पीपल्स पार्टी ने जो जो चाहा वो सब कुछ PDM से करवाया, जैसा पीपल्स पार्टी को लगा ये होना चाहिए वो सारा कुछ। यानी हमने ये सुना कि मरियम नवाज ने बहुत सारे दिए, PDM ने वो सारा कुछ नहीं किया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो जो कहा PDM ने वो सारा कुछ किया। जरदारी साहब ने जो जो कहा PDM ने वो सारा कुछ किया। आपने PDM को इस्तेमाल किया और अब आप PDM के लिए कोई इस्तेमाल नहीं होना चाह रहे। नहीं, इमरान खान हमारे PDM का जो एजेंडा था उसको हमने अपने CAC में ले गए। वहां पे इसके हमने कानूनी और जो सियासी पहलू है दोनों पे गौर किया
उस दोनों को लाके हमने पीडीएम के सामने रख दिया, और पीडीएम ने भी ऐसा नहीं है, अपने वकला से, अपनी लीगल टीम से इस पे डिस्कशन किया और हम कामयाब हो गए। देखो, हमने हुकूमत को ज़िमनी इलेक्शन में एक्सपोज किया, पता चल गया कि इनको जो मैंडेट मिला है वो जाली है। कराची में इसकी जमानत जब्त हो गई, पुख्तनख्वा में इसके साथ क्या हुआ, पंजाब में इसके साथ क्या हुआ, सेनेट के इलेक्शन में ये एक्सपोज हो गई। उन्होंने एक इलेक्शन हारा, दूसरे इलेक्शन में उन लोगों ने धांधली की, कैमरे लगाए, फिर भी हम जीत गए। इसके बाद जो है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, जो सदर मुमलिकत का लगाया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, उन्होंने जिस तरह का फैसला किया, तो मैं ये कह रहा हूं ना कि आपके फैसलों से ही हुआ, जो भी हुआ वो पीपल्स पार्टी के फैसलों से हुआ, पीपल्स पार्टी की सोच पे पूरी पीडीएम चली। मैं ये जानना सर मेरी क्या कल आप क्या कल पीडीएम को कल पीपल्स पार्टी कल पीडीएम को राजी कर लेगी कि इस्तीफे ना दें? देखिए जी, कल सिर्फ हमारा मौक़िफ़ हम नहीं रखेंगे, हर एक अपना अपना मौक़िफ़ रखेंगे, फिर इस पे बहस होगा और जो बेहतर होगा इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, गरीब अवाम के लिए। महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। आज अभी और मैं जो बात कर रहे हैं, इसके ठीक 1 घंटा बाद 5 रुपए फिर फ्यूल जो है वो महंगा हो रही है, और ये आखिरी बार नहीं हो रही है। कीमत को जो मैंने खबर पढ़ी उसमें तो फ्यूल को उन्होंने रोक दिया है। ये पेट्रोल महंगा हो रही है। जरा मैं चेक कर लेता हूं कि पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ी है या नहीं बढ़ी, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था शायद नहीं बढ़ी सर। दवाइयों की तो बढ़ी है ना? नहीं सर, ना पेट्रोल की बढ़ी है ना डीजल की बढ़ी है, प्राइस नहीं बढ़ी। करना इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में लगातार बढ़ रही है। इंडिया के जो वजीर पेट्रोलियम है उन्होंने सऊदी अरब से राब्ता किया कि जनाब आप कीमत ना बढ़ाएं और प्रोडक्शन कम ना करें। सर, अक्टूबर 2018 के बाद से लेकर अब तक पेट्रोलियम की जो मसनूआत की कीमतें हैं वो उतनी ज्यादा कभी नहीं हुई जितनी अब हो गई हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने इसके ऊपर मैंने परसों इस पर रिसर्च किया था। मैंने सर इमरान खान हमारे दौर में कम कभी नहीं हुई जितनी इस दौर में हुई थी, और हम चट्टान साहब मेरी बात नहीं हुई थी कभी दुनिया में। चट्टान भाई मेरी बात तो सुन ले भाई, मेरी बात तो सुन ले ओ भाई, बात तो सुन ले भाई, बात तो सुन ले। मैं ये कह रहा हूं कि अक्टूबर 2018 में जो कीमत थी उसके बाद से लगातार नीचे रही है। अब जो कीमत बढ़ी है, और 2020 के अंदर जब कोविड था तो बहुत नीचे चली गई थी, इवन माइनस हो गई थी, लेकिन अब अक्टूबर 2018 वाली कीमत से ज्यादा बढ़ चुकी है कीमत। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। मैं जरा फिरदौस शमीम नकवी साहब को, फिरदौस शमीम नकवी साहब, मगर हमारे मुल्क में वो माइनस नहीं हुई थी, हमारे मुल्क में कीमत नहीं कम हुई थी। हमने तो तेल इकट्ठा ही नहीं किया सर, हमारे यहाँ पे तो रिजर्व ही नहीं है। हमारे यहाँ पे तो ऐसे रिजर्व ही नहीं है स्ट्रेटेजिक के जहां पे हम लाके पेट्रोल जमा कर लें, डीजल जमा कर लें, खाम तेल जमा कर लें और आइंदा इस्तेमाल करें। करप्शन था ना भाई, इंडिया ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि करप्शन किया गया था। सर, इंडिया में उन्होंने बहुत लंबे अरसे के लिए अपना तेल स्टोर किया हुआ है। सऊदी अरब के वजीर पेट्रोलियम ने, वजीर एनर्जी ने उनको ये कहा है कि ये वक्त है आप अपना वो तेल निकाल के इस्तेमाल करें, आप क्यों नहीं कर रहे? हमारे यहाँ भी किया हुआ था तेल स्टोर जो हाई ऑप्टेन था, जो महंगे कीमत में बेच रहे थे, और वो स्टैब्लिश हो गया। सर, आपके पास स्टोरी नहीं है निहाल भाई, मादरत के साथ पाकिस्तान में किसी भी हुक्मरान ने सिर्फ आपके दिफाई नौयत के यहाँ पे कुछ मामलात हैं, अदरवाइज आपके यहाँ पे वैसे स्टोरेज है ही नहीं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अब आ जाती है आपकी बारी। ये तो है जी, पीडीएम का कल होने वाला इजलास बताएगा कि वो इस्तीफे देते हैं या नहीं देते। आपको क्या लगता है कि चाहे इस्तीफों के ऑप्शन के साथ आए चाहे ना आए, असल मसला तो इस्लाहात हैं जो होनी है इंतखाबात के अंदर, और अब वक्त आ गया है कि आप फौरी तौर पे ऑफर करेंगे जनाब आए इस्लाहात कर लेते हैं। नकवी साहब, बनी हुई आज के अखबारों की ये ऑफर जीनत ऑलरेडी बन चुकी है कि हमने उन्हें ऑफर किया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें, ये रिएक्ट नहीं करेंगे। बात ये है कि ये जो पार्टियां हैं ना, दो मेजर, पीपल्स पार्टी और पीएमएलए, ये चल रही हैं सन कोटा एंड डॉटर कोटा पे। इनका चेयरमैन भी सन कोटा, इनका चीफ वजीर आला भी सन कोटा, इनका वजीर आला का खास मुशीर भी सन कोटा, और वो डॉक्टर कोटा। और ये पूरा मूवमेंट जो है हम पापा डैडी मौलवी बचाओ मूवमेंट कहते आ रहे हैं। इसमें अगर इनको महंगाई की फिक्र थी, शैडो बजट लाते, नहीं लाए। मेरे भाई निहाल हाशमी साहब और
अखुंजादा चट्टान साहब आपकी बात भी नहीं सुनने को तैयार कि अक्टूबर 2018 में डॉलर जो था वो 122 रुपए पे था और अब 160 रुपए पे है, और तब भी कीमत जो है इंटरनेशनल मार्केट में, निहाल हाशमी साहब से बात निकल गई कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। अच्छा, मुझे ये फार्मूला बता दें और किससे पहुंचा है 160 पे? जी, अब वो 160 पे पहुंचने की वजूहत आज के प्रोग्राम का अगर हिस्सा बना लेंगे गुफ्तगू में, आपको वो भी इकोनॉमिक्स समझा दूंगा। लेकिन मुझे पता है कि इमरान साहब कहेंगे आज का मौजू उनका ये नहीं है। इस पे बहुत बहसें हो चुकी हैं कि रुपये डिवैल्यू क्यों हुआ था। जब भी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, टू दैट एक्सटेंट जिसने बढ़ाया वो जिम्मेदार। अगर हमने करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ाया तो हम जिम्मेदार, और अगर आपके दौर में बढ़ा, चलिए अब तो आप बेहतर कर रहे हैं ना, वापस आने की उम्मीद तो रख सकते हैं हम कि डॉलर वापस आएगा 120 पे। 66 से 157 पे चल रहा है, ये भी 9 रुपए जी, अब 57 पे आ गया। 9 रुपए अप्रिशिएट भी करता साथ साथ। तो ये जो बातें देखिए, ये इतने मासूम लोग हैं, इनको पता है दिसंबर में सर्दी नहीं होती इस्लामाबाद। इतने मासूम लोग हैं कि इनको पता नहीं था कि सेनेट के इलेक्शन की तारीख क्या थी, इसलिए इन्होंने रेजिग्नेशन मांग लिए थे। फिर उन्होंने कहा हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि सेनेट के इलेक्शन आने वाले, हम सेनेट का इलेक्शन से पहले रिजाइन नहीं करेंगे। इन्होंने जब कहा था कि हम रेजिग्नेशन दे रहे हैं, साथ साथ ताज हैदर जो है एप्लीकेशन दे रहे थे कि इलेक्शन कराओ जो रुके हुए। ये कहलाती है हिपोक्रेसी, ये कहलाती है मुनाफकत, ये कहलाती है टू फेस पॉलिसी। इन्होंने अपने चार्टर और डेमोक्रेसी में लिखा था ओपन बॉयलेट का। इतना अरसा ये लोग हुकूमत कर चुके हैं, ये जवाबदेह नहीं है कौम को एक अच्छा इलेक्टोरल सिस्टम देने के। इनके जमाने में कितनी इलेक्शन में धांधलियां हुई हैं। कोई पाकिस्तान में एक 1971 का इलेक्शन कहा जाता है जो याह्या खान ने कराया था कि वो फेयर एंड फ्री हुआ है, उसके अलावा हर इलेक्शन के साथ कोई ना कोई मसला रहा है। पार्टियां तो ये दोनों थी, क्या इन दोनों ने एक दूसरे पे चार्ज नहीं लगाया? हम तो थे भी नहीं उन इलेक्शंस में। निकाल के दिखाऊं हेडलाइंस कि जी इलेक्शन फ्रॉड हो गया। इनको ये शर्म नहीं आती कि इनका इलेक्टेड वजीर आजम जो है हर दफा जब आता है निकाल दिया जाता है किसी ना किसी से। इनको अभी तक नवाज शरीफ हमेशा अच्छे लगते हैं, हमने निकाला है। हम तो उस वक्त तक थे भी नहीं, 96 से पहले कितनी दफा निकला था। कभी प्रेसिडेंट निकालते हैं, कभी जनरल निकालते हैं इनको, और फिर माफिया मांग के जाते हैं, और फिर कौम के सामने कहते हैं ये हैं वो सबूत, हमारे पास पूरी मनी ट्रेल है। हर दफा कतरी खत आ जाता है, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे टर्की पेपर मिल हो, चाहे ये अपार्टमेंट्स का केस हो, चाहे पनामा की बात हो। इनको तब भी कहते हैं हम कोर्ट में जवाब देंगे। देखें कितनी मासूमियत से निहाल हाशमी साहब ने आपके सवाल को किस तरह घुमाया। ये है इनकी काबिलियत। एक तरफ फारूक नाइक साहब बैठे हुए, वो 11 साल तक लगारी जरदारी साहब का केस का कोई फैसला ही नहीं होने देते, और उसके बाद प्ली देते हैं कि जी 11 साल से ज्यादा सजा नहीं है। अरे भाई, बड़ी सजा तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन थी। किसी एक केस में कहते हैं अखुंजादा चट्टान साहब के फैसला आया हो, उन्होंने कहा जितनी सजा थी उस जुर्म की उससे ज्यादा पीरियड गुजार दिया। भाई ही स्टैंड्स, ही हैड टू बी डिस्क्वालिफाइड। ये नैब जिसको है ना, ये इस मुल्क की मुसीबत है नैब, कि ये अपने अकाउंटेबिलिटी प्रोसेसेस को सही नहीं कर रही। मैं तो कहता हूं जो एक केस उठाए सियासतदान का, उसको खत्म इख्तिताम तक पहुंचाए। ये बात अच्छी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन इतनी होती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए जिसको अंदर करना है उसकी पहले पूरा केस प्रेजेंट करे कि ये वजूहत हैं कि इनको हम बाहर नहीं छोड़ सकते, इससे कि दे मेंडलिंग, ये जो है आग लगवा देते हैं रेवेन्यू के रिकॉर्ड को, ये जाया कर देते हैं, ये मैनिपुलेट करते हैं, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन मुश्किल हो जाती है। कोर्ट के सामने ले जाके नवाज शरीफ साहब को कई दफा निकाला गया और बाद में माफी भी मांगी गई है। तो ये इसीलिए कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। अगर ये आज भी कह रहे हैं कि नैब को फाल होना चाहिए, तो इन्हीं ने अपने जमाने में क्यों नहीं फाल? कतन कभी कोई माफी नहीं मांगी गई, कभी नहीं मांगी गई। अच्छा भाई, फिर क्यों क्या कह दे के गए थे सऊदी अरेबिया? वो आप बता दीजिएगा मुझे, और वो मुझे नहीं पता। और जो कुछ तुर्की पेपर मिल जो ब्रिटिश कोर्ट्स में हो रहा है, और जो कुछ अभी हो रहा है कोलबरी फॉन्ट के ऊपर, वो सारी चीजें जो वो सच्ची हैं। जो कुछ ये इस वक्त तो डायरेक्ट अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस मिल रही है ना, पूरे केस की डिटेल्स इमरान खान साहब ने दी, कोई डिफेंस ही सामने दे दे, चाहे मुराद अली शाह साहब दे दे। नहीं, वो कह रहे हैं अदालत में देंगे, वो कह रहे हैं अदालत में देंगे।
ये जवाब बड़ा अच्छा होता है, अदालत में देंगे। इससे के टीवी प्रोग्राम पे क्यों नहीं आके पब्लिकली डिफेंड करते? चार्ज तो पब्लिक हुआ हुआ है। बताएं कि बर्थडे केक्स के पैसे क्यों दिए गए थे उस अकाउंट से, पर्सनल ट्रैवल क्यों हुआ था उस अकाउंट से, बताएं कि जो हार आए थे सर वो हार कैसे आया था, इसके जवाब तो इसके तो कौम सदियों से ढूंढ रही है और इसके जवाब अदालत में ही आएंगे। कभी अगर पता चला तो जज साहब हमें भी बता देंगे किसी फैसले के जरिए से। एक ब्रेक लें, वापस आते हैं। मुझे फिर वापस आना है लॉन्ग मार्च पे, क्योंकि लॉन्ग मार्च अब करीब आ रहा है। एक जो अगला पड़ाव है वो लॉन्ग मार्च का। ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। निहाल हाशमी साहब, एक बड़ा जो मुतालबा आप लोगों का है वो ये है कि वोट के ज़रिए से हुकूमत आए, उसके लिए आपको इंतखाबी इस्लाहात चाहिए, कुछ बेहतरी आपको निज़ाम के अंदर लानी होगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन कमीशन पे उंगलियां उठाई, इसी इलेक्शन के प्रोसेस पे आप भी उंगलियां उठाते हैं। तो क्या ये एक बेहतर वक्त नहीं है कि इससे पहले कि आप हुकूमत गिरा दें और फिर आप लोगों के पास ये मौका भी ना हो कि मिल बैठ के नए इलेक्शन से पहले कोई इंतखाबी इस्लाहात ले आएँ? उसी पुराने निज़ाम के तहत आपको इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे। अभी आप सब बैठे हैं, हुकूमत आमादा भी है, वो आपको दावत भी दे रही है, तो मिल बैठें, आवाम के साथ शेयर करें, बाकी स्टेक होल्डर्स को भी बुलाएं और बैठ के अच्छा इलेक्टोरल सिस्टम बना दें इस कौम के लिए। इमरान भाई, अच्छा इलेक्टोरल सिस्टम है और वो 226 में भी आपने देख लिया होगा। असल में अगर नीयतें खराब हो, जहन में फतूर हो, इंटेंशन क्लियर ना हो, बदनीयती हो और आप इदारों को कंट्रोल करना चाह रहे हो, मगर मैं शुक्रगुजार हूं फिरदौस भाई का, नैब को उन्होंने कंडेम किया और आपसे एक दरख्वास्त, आप फिरदौस शमीम नकवी साहब को इतनी उलझन में मत डालें जितना आप पहले ही डाल चुके हैं। खुद तो आप भुगत के निकल जाएंगे, उनको फंसवा देंगे। अब आपकी इलेक्शन की जो बात है वो मैं आपको बताऊं कि इसके लिए जो कमेटी होती है वो बैठती है एक पूरी, देखिए कमेटीज की आपको पता है, अगर आपने पार्लियामेंट कवर किया, हम जी बिल्कुल 10 मीटिंग उसमें करते हैं, तमाम स्टेक होल्डर को बुलाया जाता है, वो उसमें सहाफी भी होते हैं, लॉयर्स भी होते हैं, सिविल सोसाइटी भी होती है, इलेक्शन, तो ये टेक्स टाइम। मगर बात सारी यहाँ पे ये है कि ये जो लोग हैं ये यू टर्न करने वाले लोग हैं। ये पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं यू टर्न करना तो अच्छी बात है, तो सर जब करेंगे आप हमें बता दीजिएगा कि ये आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। इन्होंने आगे तो बढ़े, पौने 3 साल में यू टर्न के अलावा और नहीं, हम देखिए अमीन के साथ हमारा ये गैर पार्लिमानी लोग, अच्छा नहीं आता। आप उठा के तकारीर नवाज शरीफ साहब की और मोहतरमा के देख लें और इनकी देख लें तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर। ठीक है निहाल भाई यहाँ रुके, मैं जरा पीपल्स पार्टी की भी राय इनके साथ मैं चट्टान साहब, क्या आपको लगता है कि चाहे वो जैसे भी लोग हैं, लेकिन बिलावल साहब कहते हैं कि सिस्टम के अंदर रह के लड़ना मैंने सीखा है, तो सिस्टम में तो ऐसे ही लड़ा जाता है कि आप कानून साजी करें, बेहतरी की उम्मीद पैदा करें और चीजों को बेहतर करें। तो क्या आप बैठ सकते हैं या अपोजिशन को कायल कर सकते हैं कि आओ बैठें, बैठ के इंतखाबी इस्लाहात लेकर आए? देखिए जी, अभी तो बहुत देर हो चुका है, लेकिन आपको पता है कि ये कोई भी सियासी पार्टी इस दानिशुदा इलेक्शन के बाद असेंबली में आने पे तैयार नहीं थी। बिलावल साहब था जो सबको अपील किया कि आप लोग असेंबलियों में आए और हम सिस्टम को चलाते हैं, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल साहब ने दोनों ने ये सिलेक्टेड वजीर आजम को कहा कि आप कदम बढ़ाए और हम आपके साथ हैं। लेकिन ये कश्मीर जैसे मसले पे अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। ये कोविड पे आके और अपना तकरीर करके जाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि आप तो वो, लेकिन मैं आपको इमरान खान ईमानी से एक बात बताऊं, हमारे मुल्क में कानून की कोई कमी नहीं है, इस्लाहात की कोई जरूरत नहीं है। जो कानून हमने बनाए इस पे अमल दरामद की जरूरत है। अब मुझे बताए, कानून में तो ये है कि मेरा पोलिंग एजेंट जाएगा, वो पोलिंग स्टेशन में आखिर तक हुआ और फॉर्म 45 लेकर वापस आएगा। लेकिन आप यकीन जानिए कि ये 2018 के इलेक्शन में 10 बजे तक मेरे पोलिंग एजेंटों को पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं छोड़ा, और 10 बजे के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा तो उसको अंदर छूट दिया। लेकिन 4 बजे के टाइम पे इसके ऊपर बंदूक रख के, डक के, दे के, बट मार के पुलिस स्टेशनों से बाहर फेंक दिया। तो आप मुझे बताएं, ऐसे में आप जो भी कानून साजी करें,
अगर बट्टे मार के और बंदूक से मार के और बाहर, तो इसी चीज की कानून साजी कर लेना कि कोई बट ना मारे और बंदूक ना मारे, इसी चीज की कानून साजी कर ले, कुछ बेहतरी लेकर आए ना। देखिए सियासतदान के बाद हल होता है हर चीज का, इसका ही हल निकालने को कानून साजी कर ले बैठ के। इस हुकूमत में हमने हर तरह से कोशिश करके अब इस बात को हम समझ गए हैं कि इस हुकूमत के होती हुई न मुल्क तरक्की कर सकता है, न कानून साजी हो सकता है, सिर्फ गालम गलोच हो सकता है। चलें ठीक है, अब मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, मैं जरा उनसे एक चीज जी भाई बोलिए। हमें जो बार बार मेरा भाई कह रहे हैं शमीम नकवी साहब, हमें केसों से कोई मसला नहीं है। अगर जरदारी साहब कहें कि मुझ पे इल्जाम है और मुझसे क्यों पूछा गया, मैं इस दिन पीपल्स पार्टी को छोड़ दूंगा। अगर जावेद हाशमी, अगर मरियम पूछे कि मुझसे क्यों पूछा गया, मुझे यकीन है निहाल हाशमी साहब इसी दिन मुस्लिम लीग नून को छोड़ देगा। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हमसे तो पूछे, लेकिन अपना भी तो जवाब, अपना भी जवाब नहीं। शमीम नकवी साहब, फिरदौस नकवी साहब, अगर क्विकली मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं कि इस्लाहात की तो नहीं है, आप लोगों ने बिला वजह एक मुद्दा खड़ा कर दिया, कोई इस्लाहात नहीं चाहिए, इस्लाहात है सिर्फ नीयत ठीक करें। देखिए सर, आरओ इलेक्शन किसने कहा था? मैंने कहा था, जरदारी ने कहा था, जरदारी साहब ने कहा था। उसके बाद इस्लाहात, पिछली दफा जो इस्लाहात के ऊपर जब हमने धरना दिया था उसके वक्त क्यों बैठे थे अगर कानून सारे सही थे? हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कब आई है भाई? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाए तो फॉर्म 45 की क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। इलेक्शन तो फौरन रिजल्ट आएगा। क्यों नहीं लाए ये ईवीएम, क्यों नहीं लाए वो मशीन? हिंदुस्तान में भी यही सब। वैसे मेरे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, प्रोग्राम में वक्त, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, मैं रिपोर्ट करता रहा हूं, कवरेज करता रहा हूं इलेक्शंस की, तो इतना तो मैं जानता हूं कि अगर ये प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पाकिस्तान में आ जाता है तो वो जो मार्जिन है ना धांधली के, वो खत्म हो जाएंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक दिन कभी ना कभी इस पे इकट्ठा होना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।